नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण विधेयक को लेकर बनी प्रवर समिति की आज दूसरी बैठक विधानसभा में आयोजित हुई। बैठक में प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल समेत सभी सदस्य मौजूद रहे। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण बिल पेश किया गया था, लेकिन कुछ संशोधन होने के चलते बिल को सर्वसम्मति से प्रवर समिति को भेज दिया गया था। पिछली बैठक में प्रवर समिति ने राज्य आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक में आश्रितों की श्रेणी में तलाकशुदा बेटियों को भी शामिल करने का सुझाव दिया था। साथ ही राज्य सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने की हिमायत की थी। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अभी इसमें एक बैठक और होनी है, जिसके बाद रिपोर्ट जो है फाइनल तौर पर विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दी जाएगी। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी की माने तो जब विधानसभा सत्र में राज्य आंदोलनकारी के क्षैतिज आरक्षण का बिल आया था, उसमें कांग्रेस ने कुछ बिंदुओं पर ऑब्जेक्शन उठाया था, जिसके बाद प्रवर समिति बनाई गई। भुवन कापड़ी ने कहा कि प्रवर समिति दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य आंदोलनकारियों के हक में फैसला करेगी। देखिए, प्रवर समिति की बैठक आप जानते हैं कि परसों कोरम होने के बाद जब हमारे विपक्ष के साथीगण नहीं आए थे, मैंने स्थगित की थी, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिस पे हम सभी की सहमति होनी चाहिए। और आज बैठक में हमने सबने बैठ के सारे बिंदुओं पे बहुत विस्तार से हमने चर्चा की है। अच्छा लगा, सबके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। सबको सम्मिलित करते हुए अब हम इसको बिल्कुल अंतिम स्थिति में ला रहे हैं और एक बैठक अभी और करेंगे और उसके बाद इसको ड्राफ्ट को हम फाइनल करेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जो हमारे सामने अभी तक जिन आंदोलनकारी साथियों को या उनके आश्रितों को नौकरी मिली है या अन्य जिनको हमें क्षैतिज आरक्षण देना है, उस पर बहुत अच्छे ढंग से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सभी उत्तराखंड आंदोलनकारियों को हमारा ये जो डिस्कशन है, जो हमारा ये मंथन है, वो उनके हित में होगा, आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के हित में होगा। और ये बैठक एक और हम करेंगे, उसके बाद हम तय करेंगे। निश्चित तौर पर मैं ये देख रहा हूँ, पहली बार मैं इस पूरे इशू पर इतनी गंभीरता देख रहा हूँ, क्योंकि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने जब ये शुरू किया था तो उस समय एक्ट नहीं बना था, एक जियो के माध्यम से शुरू हो गया था, जिसके कारण हाईकोर्ट ने इसको क्वैश कर दिया। और जो हमारा आरक्षण है उसमें हम किसी श्रेणी विशेष को आरक्षण दे सकते हैं, व्यक्ति को ऐसे आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो इसको लेकर राज्यपाल के यहाँ भी ये मामला लटका। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो आंदोलनकारी हैं उनकी श्रेणीबद्ध उनको किया है और उसके बाद जो कुछ भी उनको लाभ दिया जा सकता है, बहुत सारे प्रोविजंस उसमें हैं, क्योंकि अब प्रवर समिति की बैठक गतिमान है और इसको बहुत ज़्यादा खोल कर मैं नहीं बोल सकता हूँ, बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि सैद्धांतिक विषय है। लेकिन ये सदन में अगर मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि आंदोलनकारियों का साथी हूँ मैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितना भी हमसे हो पा रहा है, जितना भी मैक्सिमम लाभ हो पाएगा, हम अपने लोगों को देंगे। विधानसभा में जब विधेयक लाया गया और विधेयक मुझे लगता था कि पूर्ण रूप से राज्य आंदोलनकारियों के लिए अहित में था, तो हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने उस पर ऑब्जेक्शन किया और सरकार ने उसको सहसर स्वीकारा और उस पर प्रवर समिति बनाई। और प्रवर समिति दलगत राजनीति से उठकर राज्य आंदोलनकारियों के लिए जो कर सकती है उसके लिए तैयार है और हम प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में वो कहीं पर भी ऐसा ना हो कि जो कानून बनाया गया उसे कहीं चैलेंज किया जा सके। और मुझे लगता है कि 90% से ज़्यादा हम इस पर काम कर चुके हैं और एक अगली मीटिंग होगी जिसमें इसके प्रवर समिति जो है इसको कंप्लीट कर आगे भेज देगी। देखिए, राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों के लिए जो 10% क्षैतिज आरक्षण की बात की जा रही है, उस पर प्रवर समिति लगातार बैठकें कर रही है और आज भी एक बैठक हुई। फाइनल एक और बैठक होनी है, जिसके बाद जो रिपोर्ट है फाइनल तौर पर विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दी जाएगी। उसके बाद कहीं ना कहीं ये मान लिया जाएगा कि तमाम जो त्रुटियां थी या जो विलंब हो रहे थे, जो टेक्निकलिटीज़ हैं, उन्हें रेक्टिफाई कर लिया गया है और अब ये जो रास्ता है 10% क्षैतिज आरक्षण का, वो साफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरे विस्तार से चर्चा इसमें हो रही है और व्यवहारिक और नियमित रूप से, जिस तरह से कहा जा रहा है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही जो है तमाम टेक्निकलिटीज़ को ध्यान में रखा जा रहा है और इस बैठक में चर्चा हो रही है। पहले भी एक बैठक होनी थी जो स्थगित हो गई थी क्योंकि विपक्ष के जो विधायक थे वो समय पर नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन आज एक बैठक ज़रूर हुई है जिसमें
चर्चाएं हुई हैं, सभी ने अपने सुझाव दिए हैं। एक अंतिम बैठक अब और होनी है, जिसके बाद फाइनल रिपोर्ट जो है वो सौंप दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं उम्मीद और भी ज़्यादा बढ़ गई है। जो 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग लगातार राज्य आंदोलनकारी इस प्रदेश में कर रहे हैं, वो अब जल्द पूरी होने वाली है, क्योंकि अब विपक्ष का साथ है, सत्ता पक्ष का साथ है। संशोधन सभी तरीके के कर लिए जाएंगे और साथ ही साथ अब कोई टेक्निकलिटीज़ ऐसी नहीं बचती होंगी जिसकी वजह से ये जो विधेयक है वो एक्ट के तौर पर ना सामने आए। तो राज्य का आंदोलनकारी और आरक्षण, ये आज का मुद्दा है। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। केदार सिंह रावत जी पूर्व विधायक भाजपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज रावत जी पूर्व विधायक कांग्रेस हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी नेता हैं। प्रदीप कुकरेती जी राज्य आंदोलनकारी हैं और जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप कुकरेती जी, कितने संतुष्ट हैं आप इस बात से कि एक बैठक स्थगित होती है, उसके बाद तुरंत एक बैठक कर दी जाती है और एक फाइनल बैठक अब बची हुई है, जिसके बाद रिपोर्ट सौंप दी जाएगी? देखिए, निश्चित रूप में तमाम सभी जो प्रदेश के राज्य आंदोलनकारी हैं उस प्रवर समिति की तरफ सब टकटकी लगाए और उस एक्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से हम उस 10% क्षैतिज आरक्षण की पुनर्बहाली को लेके जिस प्रकार से संघर्षरत रहे हैं, कानून की देहली से लेके सरकार की देहल तक, विपक्ष की देहल तक, और तमाम जो संघर्ष के जितने रास्ते जो हो सकते हैं लोकतंत्र के तांत्रिक तरीके से, वो हमने सब ने किए। और अब क्योंकि सरकार ने हमें आश्वासन दिया था पिछले माह, और वो सत्र हुआ भी, उसमें आए भी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने उसमें जिस प्रकार से जो है अपनी दिखाई, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि समय की प्रतिबद्धता को लेके मैं थोड़ा परेशान हूँ। निश्चित रूप में मैं सकारात्मक सोच के साथ इस चीज़ को लेके चल रहा हूँ कि जल्दी हमारे सामने ये एक्ट आएगा, लेकिन समय की प्रतिबद्धता को देते हुए मुझे थोड़ा सा इसलिए चिंता हो रही है कि अभी परसों ही समाचार पत्रों में 645 पद की निकल चुके हैं। तो ऐसे ही अभी अधीनस्थ चयन आयोग है, दूसरे विभागों के अध्याचन जा चुके हैं, अभी चुनाव की जिस तरह से सरसरी चल रही है, फिर कब ये, इस चीज़ को लेके मुझे थोड़ी सी चिंता ये है। मैं ये चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अब जो, क्योंकि मुझे विधायक जी का तमाम, मैं भी संपर्क में हूँ, सबके मुझे बराबर संपर्क आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि हम इसको जल्दी, इसको लॉ एंड ऑर्डर देख के इसको लीगल रूप में इसको दे दिया जाए। जो पुराने लोग हमारे लगे हुए हैं उनको बचाते हुए, ये सब चीज़ों को लेते हुए हम इसको जो है अगले जल्दी से मीटिंग करेंगे, क्योंकि 2 अक्टूबर को जिस दिन मुजफ्फरनगर गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से विशेष अपील करी थी कि ये 1 माह का समय न लेके इसकी बैठक जल्दी कर दिया जाए। और मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी बात को उन्होंने स्वीकार किया, और शायद इनकी आपस में कुछ बात हुई होगी और उन्होंने वो बैठक जल्दी बुलाई। जल्दी ही क्या बुलाई कि परसों किसी वजह से सत्ता पक्ष तो आ गया था, विपक्ष में नहीं आ पाए थे, क्योंकि जो मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता लगा था कि भुवन कापड़ी जी के, उनके किसी अपने परिवार के किसी की तबीयत खराब थी और वो फिर आते हुए ट्रैफिक में फंस गए थे वो। और बाकी जो रही बात, मैं समझता हूँ कि आज की प्रवर समिति की बैठक के बाद कानूनी रूप से जो 1-2 पॉइंट उनको जो लगता है, ये मैं समझता हूँ कि इस पितृपक्ष में अमावस से पहले ये उस विधानसभा से बाहर आ जाए और वो सीधे महामहिम के से जाने से पहले हम लोग ये चाहते हैं कि इस नवरात्रि के अंदर विशेष दिन का 1 दिन का सत्र हमारे लिए लगे, ताकि हम जो है महामहिम से करके 9 नवंबर तक हमारे हाथ में ये जो है हमारे हाथ में एक्ट आ जाए। बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी, जो है विधेयक पर मंथन किया जा रहा है लगातार, आप कितने उम्मीद रखते हैं अब आगे क्या होगा, कितनी जल्दी ये एक्ट बन जाएगा? दिव्या, समझने की जरूरत है, जब सरकार को जनता को कोई चीज देनी होती है तो सेकंड नहीं लगता, मगर जब कोई चीज नहीं देनी होती तो उसके लिए प्रवर समिति बन जाना, एक्ट को बनाने में 23 साल लग जाना, ये बताता है। थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाइए। विधायकों को अक्सर ये बात कहते हुए कैबिनेट में सुना गया है, सदन में, कि राज्य आर्थिक रूप से संकट में है, मगर जैसे ही विधायकों की तनख्वाह बढ़ानी हो 2 मिनट नहीं लगते विधानसभा में पास, अगले महीने से सब सुविधाएं लागू, बढ़ोतरी शुरू। और जब लोकायुक्त कानून की बात आती है तो चुनाव से पहले खूब गाल बजाते हैं, 100 दिन में लोकायुक्त कानून। सरकार बनी, प्रवर समिति 5 साल ठंडे बस्ते में, आज तक क्या हुआ? टाई टाई फीस।
वैसे ही उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण मिलना था। अगर मानदेय की बात सरकार कह रही है कि इसमें एक्ट नहीं बना, तो दोषी कौन? 13 साल आपकी सरकार रही, 13 साल में आप एक्ट भी नहीं बना पाए। जी 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, वो भी एक्ट नहीं बना पाई। एक व्यक्ति हाईकोर्ट गया, सारी सुविधाएं समाप्त। उसके बाद जब पूरे राज्य में त्राहिमाम हुआ तो सरकार ने आनन फानन में गैरसैंण के अंदर फिर जो है सदन में बिल पास कर दिया, जिसमें सुबोध उनियाल कमेटी ने रिकमेंड किया। राज्य आंदोलनकारी शहीद स्थल पे धरने पे बैठ गए मई में, और जब पूरी सरकार की किरकिरी हुई तो फिर कैबिनेट ने भी उसमें पास कर दिया, यानी कि एक्ट भी बनने की स्थिति में आ गया। मैं पूछना चाहता हूं, जब सरकार भी चाह रही, कैबिनेट ने भी तय कर दिया, कमेटी की भी मोहर लग गई, तो भाई अब परवर समिति के पास क्यों चले गया? अब परवर समिति ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। कभी विपक्ष के नेता में के पेट में दर्द हो गया, कभी सदन में सरकार के पेट में दर्द होगा, और ये इसी तरह चलता रहेगा। और ठीक चुनाव से 1 साल पहले फिर ये चिल्लाएंगे कि हमने तो बना दिया, विपक्ष की परवर समिति ने इसमें कार्रवाई नहीं करी, इसलिए अगली सरकार बनवा दो, फिर कर देंगे। ठीक है। ये जो चल रहा है, मैं बात खत्म कर रहा हूं, जी। ये उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों के अधिकार पर डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा यह कहना है, उत्तराखंड क्रांति दल का यह कहना है कि परवर समिति की तरफ ना भेजकर यदि इसको सीधा राज्यपाल के पास भेजते, राज्यपाल इसको अगर साइन नहीं करते, तब आप इसको परवर समिति के पास भेजकर ये कहते भाई इसमें देखो राज्यपाल ने किस चीज पर मना किया है, तब तो माना भी जा सकता है। मगर अभी परवर समिति, फिर राज्यपाल, फिर लोकसभा चुनाव, फिर अगले चुनाव, ये सिर्फ हीला हवाली करके उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकार पर अतिक्रमण करने का कार्य हो रहा है। और ये बड़े दुख की बात है कि जैसे लोक आयुक्त कानून ठंडे बस्ते में गया, कहीं इन राजनीतिक चालों में कहीं परवर समिति भी से ठंडे बस्ते में न डाल दे। ऐसा ना हो, यदि ऐसा होगा तो 1700 नौकरियों की जो तलवार हाईकोर्ट की लगी है वो खतरे में पड़ी है। और जो 650-700 आदमी अभी नियुक्त होने थे, वो उनमें 10% क्षैतिज आरक्षण अगर यहाँ के आंदोलनकारियों के परिवारों को मिलता तो कई बच्चे उसमें एडजस्ट होते। सरकार जानबूझकर हमारे इस अधिकार को छीन रही है। अब धीरे धीरे जनता भी इस बात को समझ रही है। और मेरा खासकर राज्य आंदोलनकारी उन तमाम लोगों से भी है कि जब इनके राजनीतिक ड्रामेबाजी को आप लोग समझते हो तो आप लोग इनका साथ छोड़िए और उत्तराखंड के अंदर एक बार पुनः आंदोलन छेड़िए, तभी भला होगा। वरना इन राष्ट्रीय पार्टियों से उम्मीद लगाना राजनीतिक बेईमानी है। हम 23 सालों से ठगे आ रहे हैं, हमको कब आंख हमारी खुलेगी ये बात समझने वाली है। जी केदार सिंह रावत जी, प्रवर समिति की बैठकें हो रही हैं, अब टेक्निकलिटीज कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही हैं, आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा परवर समिति बनाई गई और परवर समिति भी जो है बैठकें कर रही है, आज भी उसकी बैठक थी और लगभग ये बैठक में जो आया है निकल के कि अंतिम चरण में ये मामला है और अगली बैठक में जो है वो विधेयक का स्वरूप तय करके माननीय अध्यक्ष विधानसभा को सौंप दिया जाएगा और फिर विधानसभा में विशेष सत्र बुला करके उस विधेयक को पारित करके और अंतिम निर्णय के लिए महामहिम राज्यपाल जी को भेज दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ जल्दी ही जो है ये प्रक्रिया जैसा लग रहा है सभी जो प्रवर समिति के माननीय सदस्यगण हैं उनके विचारों से लग रहा है, उसमें चाहे पक्ष के लोग हैं चाहे विपक्ष के लोग हैं, सभी इस बात पे सहमत हैं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को ये 10% जो क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाना है वो दिया जाना चाहिए। इस पे सभी एक मत हैं, एक राय है और सरकार की भी ये मंशा है क्योंकि ये सरकार के पास नहीं, अभी विधायिका के पास है और विधायिका की जो परवर समिति है उससे आकर के जब ये आ जाएगा तो निश्चित रूप से ये जल्दी ही जो है ये उम्मीद की जा सकती है कि राज्य स्थापना दिवस से, जैसे हमारे साथी प्रदीप कुकरेती जी ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस जो हमारा 9 नवंबर को है तब तक जो है ये विधेयक जो है पारित होकर के कानून बन जाए, ऐसी जो है हम सबको अपेक्षा भी है और उम्मीद भी है। बिल्कुल।
मनोज रावत जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि विपक्ष इसमें काफी एक्टिव रोल निभा रहा है, अब कहीं लूपहोल नहीं बचना चाहिए? देखिए, इस बिल को फिर से सदन में लाने में बहुत देर हुई। देखिए, उकरेती साहब कह रहे थे और उकरेती साहब ने कहा कि तिवारी जी के ज़माने में, देखिए जियो के ज़रिए तिवारी जी ने सुविधा दी और जो लोग इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, कानून नहीं था, लेकिन ये मानना चाहिए कि जो तिवारी जी 2 जियो लाए थे 2004 में, उनके ज़रिए मुझे जो लगता है 1000 से, अभी भट्ट साहब कह रहे थे कि 1700 लोग, तो जितना भी हो 1000 हो या 1700 लोग हैं, उतने लोग नौकरी पर लगे। जी, चैलेंज भी, वो प्रक्रिया चैलेंज भी, देखिए सरकारों के कामकाज के तरीके होते हैं, वो प्रक्रिया चैलेंज भी। और कष्ट की बात यह है कि प्रक्रिया चैलेंज होने के बाद 15 में फिर से हरीश रावत जी की सरकार ही 10% क्षैतिज आरक्षण देने के लिए बिल लाई विधानसभा में, जो पास होकर के महामहिम राज्यपाल के पास, महामहिम राज्यपाल ने उसको पेंडिंग में रख दिया था। उसके बाद साहब 15 के बाद आप ये देखेंगे कि हरीश रावत की सरकार का गिरना, ये सब चीज़ें होना, लेकिन महामहिम राज्यपाल ने वो बिल को वापस नहीं भेजा, नहीं आ पाया। उसके बाद 5 साल ये सरकार रही। 5 साल के बाद त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार, धामी जी की सरकार, फिर धामी जी की सरकार है। इस बार सबसे बड़ी परेशानी क्या थी, क्यों इस बिल की ज़रूरत है? देखिए, जो आने वाले लोगों को नौकरी लगे न लगे, जो लोग राज्य आंदोलनकारी, इस 10% क्षैतिज आंदोलन जो तिवारी जी की सरकार ने दिया था, उससे नौकरी पे लग रहे थे, उनको चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को अवैध घोषित किया। और ताज्जुब की बात यह है, देखिए ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ और ताज्जुब की बात यह है कि सरकार को ये होश ही नहीं रहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को 90 दिन में चैलेंज करना है और समय खत्म हो गया। ये चैलेंज नहीं कर पाए। बाद में इन्होंने एक रिट लगाई, सुधारात्मक रिट क्या कहते हैं उसको, लेकिन वो भी हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, उसको नहीं सुना। अब हालत ये हो गई है कि नवंबर 18 में जब ये डिसीजन आया, तो उसके बाद मार्च 18 में डिसीजन आया, नवंबर 18 में जब भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार थी, उस समय बाकायदा कार्मिक विभाग ने सारे विभागाध्यक्षों को चिट्ठी लिख करके, जो लोग नौकरी कर रहे थे राज्य आंदोलनकारी कोटे से 10% क्षैतिज आंदोलनकारियों से, उन सबको निकालने के लिए पत्र लिखा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया 15 में हरीश रावत जी की सरकार में, और अभी जो ये बिल आया है, मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें किसी ने ये तो बताया ही नहीं कि 3 बार कुरेती जी कम से कम किसी के प्रयास को जरूर सराहना करनी चाहिए। हमारी नई विधायक हैं अनुपमा रावत, इसी विधानसभा में, इस बार जो ये विधानसभा चुनी है, चल रही है, 3 विधानसभा सत्रों में लगातार प्राइवेट मेंबर बिल लाई। और आप सरकार के बिल की कॉपी देख ले, उनके बिल की 101% नकल है। बिल्कुल। अब परवर समिति की बात जो आई है, देखिए परवर समिति में मुझे बहुत ज़्यादा मेरे संज्ञान में नहीं की क्यों गई, लेकिन अभी मैं माननीय मंत्री जी का बयान सुन रहा था कि विधवा बेटी को भी उसमें सम्मिलित करना है। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर उसके लिए भेजा गया तो उसके लिए तो परवर समिति भेजने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि परिवार की डेफिनेशन होती है। आप जब आप रिजर्वेशन देते हैं उसमें फैमिली की डेफिनेशन होती है, और फैमिली की डेफिनेशन के लिए आपको फैमिली की डेफिनेशन को शासनादेश के द्वारा सही करना पड़ेगा। अगर उस कारण से, सिर्फ एक कारण से कि उसमें विधवा बेटी सम्मिलित की हो, तो ये मुझे लगता है कि निरर्थक भेजा गया है। बाकी बातें सामने आएंगी तो हम उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि इतनी देर हो चुकी है, लोगों ने बहुत प्रयास किए, चलो सरकार को सद्बुद्धि आई, सरकार कम से कम बिल तो लाई। इसी बार 6वें साल में लाई, जब 3 बार कांग्रेस के विधायक प्राइवेट मेंबर बिल लाई। इस सदन में जिसमें ये बिल पास हुआ है, उसमें अनुपमा रावत का प्राइवेट मेंबर बिल भी था। ठीक है। तो मैं इसके लिए, तो इस प्रयास के लिए मैं बधाई देता हूं, और मैं आशा रखता हूं कि जैसे हमारे आदरणीय भाई साहब माननीय विधायक जी रावत जी बोल रहे हैं कि 9 नवंबर तक ये पास हो जाएगा, जिसकी आशा कम है, क्योंकि अभी एक बैठक और होनी है, फिर विधानसभा का ये
क्या आपातकालीन कोई सत्र बुलाएंगे क्या नहीं बुलाएंगे, क्योंकि काम तो इसको विधानसभा में पास होना है। ठीक है सर, लेकिन हम ये आशा रखते हैं कि सरकार को जब सद्बुद्धि आ गई है तो जल्दी से जल्दी प्रवर समिति इसको पास करके भेज दे, अपने रिकमेंडेशन भेज दे और विधानसभा में बिल पास करके महामहिम राज्यपाल को उसको बिल कानून बनाने के लिए भेज दिया जाए। जय सिंह रावत जी, आपको क्या उम्मीद है सर, क्योंकि प्रवर समिति की अब आखिरी बैठक होनी है, आज जो बैठक हो गई है 95% जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो गया है, ऐसी जानकारी है। अब आपको क्या लगता है कितना समय और लगना चाहिए? बिल वो लागू नहीं हो जाता और कोर्ट में कहीं इस पर उसके खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन नहीं जाता, तब तक तो कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप जो ये प्रवर समिति की बात कर रहे हैं, प्रवर समिति में किसको जोड़ना किसको घटाने से पहले उनको ये देखना चाहिए कि आखिर जो शासनादेश हाई कोर्ट से जो रद्द हुआ 2 बार हुआ, एक बार 2010, उसके बाद तो अभी बता रहे हैं अमरवती जी कि हरीश रावत जी उसके बाद कब तो एक्ट लाए थे, क्योंकि पहले शासनादेश था, शासनादेश चैलेंज हुआ, उसके बाद वो निरस्त हुआ, तो फिर एक्ट लाने की कोशिश की गई थी। आखिर उसमें क्या दिक्कतें थी कि वो शासनादेश रद्द हो गया। वो टेक्निकल बातें क्या थी ये शायद केदार सिंह रावत जी खुद एडवोकेट भी हैं, उनको जी होता है। एक तो होता है वर्टिकल, है ना, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल तो होता है जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है और है, ये आर्टिकल आपका 16A 16(4) में आता है। दूसरा हॉरिजॉन्टल की बात की है, हॉरिजॉन्टल का मतलब है अगर माना 6 पद है तो 6वां पद जो है क्या कहते हैं इनको जाएगा। उसमें जो लिखा हुआ है आर्टिकल जो 15(3) में जो कैटेगरी लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है कि जो बेनिफिशरी सच एज जैसे महिला है, आपका वेटरन्स है, ट्रांसजेंडर है, ट्रांसलेशन कम्युनिटी है, इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटी जैसे कुछ विकलांग है और है, ये सारी चीजें लिखा हुआ है। अब क्या इसमें हमारे आंदोलनकारी आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि जो जहाँ तक मेरी जानकारी है आर्टिकल 14 का भी मुद्दा उठाता थे। तो इस हमारी जो प्रवर समिति है या हमारे कानून के विशेषज्ञों को वो देखना चाहिए था कि ये दोबारा चैलेंज न हो। अगर कोई चैलेंज करेगा भी तो वो अदालत से इसमें सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी चाहिए थी। मुझे नहीं तो प्रवर समिति किस चीज पर बात कर रही है, वैसे भी लॉ डिपार्टमेंट सरकार का होता है तो सब सारी चीजें उनको मालूम होती है। लॉ डिपार्टमेंट के पास कैबिनेट अप्रूव करती है, कैबिनेट अप्रूव करने के बाद कब जाते विधानसभा में जाता, विधानसभा में बहुत सारे लोग डिस्कशन करते हैं। तो उन बिंदुओं पर मेरे ख्याल से चर्चा होनी चाहिए थी जिन पर हाईकोर्ट को ऐतराज था। तो इन चीजों पर अभी भी समय है, उन पर उनको करना चाहिए थी। और इसीलिए मुझे शक है जब तक हो नहीं जाता तब तक, क्योंकि आप अगर इरादा होता तो कुछ गवर्नमेंट यहाँ 7 साल तक पड़ा रहा ये बिल। उसके बाद जैसे अभी गांधी जी आए तो उन्होंने वहां से मंगाया, भाई गांधी जी ने कोशिश तो किया ना, तो आया तो बिल आया, तो उसके बाद तो फिर दोबारा दूसरे ढंग से उनका एक्ट बनाने के लिए बिल पेश किया गया है। तो पहले क्यों नहीं हुआ? क्या आप देना नहीं चाह रहे थे या कोई टेक्निकल डिफिकल्टी थी? क्योंकि अभी तक 13,000 लोग तो आइडेंटिफाइड हैं और 6,000 और हैं जो पेंडिंग है, जिन पर अभी निर्णय होना है। तो ये सारी चीजें, और मुझे लगता है कि इसे आंदोलनकारियों की वजह से ये राज्य बना है, सारी चीजें, तो उनके लिए कुछ होता है, उनके हित के लिए कुछ होता है, तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पक्ष को उसमें ऐतराज होगा। लेकिन कानून जो है संवैधानिक जो टेक्निकलिटीज है उनको तो देखना जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ पर प्रदीप कुकरेती जी, क्योंकि हमने टेक्निकलिटीज़ की बात की है शुरू में, और जिस बात पर जयसिंह रावत जी ने भी कहा हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई थी, ये जो प्रवर समिति की चर्चाएं हो रही हैं, क्या उन टेक्निकलिटीज़ पे काम हो रहा है, क्या चीज़ें ऐड ऑन की जा रही हैं? इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके पास हैं कि आखिर हो क्या रहा है, कि ऐड ऑन करने के लिए मीटिंग्स हो रही हैं या फिर टेक्निकलिटीज़ दूर करने के लिए हो रही हैं? निश्चित रूप में ये सारा खेल बिल्कुल जो हमारे सम्मानित हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं
उन्होंने बिल्कुल बारीकी से उस चीज़ को बता दिया है। और निश्चित रूप में जैसे अभी सम्मानित पूर्व विधायक रावत जी ने जो कहा, मैं लगातार इस 2004 से, जब 2002 से उत्तराखंड राज्य अनुकारी मंच बना है और 2004 से माननीय तिवारी जी की, उससे हम लोग लगातार एक एक पंक्ति के हिसाब से आगे क्रमवार आगे बढ़ते रहे और प्रत्येक सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए कुछ ना कुछ किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अगर मैं त्रिवेंद्र जी का कार्यकाल छोड़ दूं, उसमें जो एक सूखा होता है, जैसे ना बारिश हुई, केवल धूप ही धूप लगी, उल्टा चक्कर खा के गिरने वाली नौबत जरूर आई हमारी, क्योंकि 4 साल उन्होंने यहाँ तक कि जो सम्मान परिषद का जो कार्यालय था वो तक बंद कर दिया, वो सारा फर्नीचर बंद करा, बिष्टी जी का वो ऑफिस बंद करवाया और जिला प्रशासन को सौंप दिया। वो 4 साल हमारे निकाल दिए जाएं तो प्रत्येक सरकार ने, चाहे अंतरिम सरकार रही हो, सब ने, मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ किया। अब रही बात जो है, हम तो विजय बहुगुणा जी आए थे, हमने उनको भी कहा था कि आप इसमें एक्ट बनाइए इसको सर। 26 अगस्त 2013 को इसमें किसी ने जो है वहाँ कर दी थी, अपील कर दी थी। तो जिस प्रकार से वहाँ वो जिला प्रशासन से प्रताड़ित होकर गए हुए लोग हैं वो सारे, मतलब यहाँ आधा खेल ब्यूरोक्रेसी ने बिगाड़ा। जब नयन दत्त तिवारी जी को हमने ये कहा था कि आप सर इसका जो है शासनादेश आपने जो निकाला है, इसमें आप वो कर दीजिए, इसको एक्ट बना दीजिए, इसको कानूनी रूप से उसको कर दीजिए। उनकी एक वर्डिंग थी कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का कोई भी विरोध नहीं करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। भला आंदोलनकारियों का विरोध कौन करेगा? हमने कहा सर वो बात वो आपका बड़प्पन हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। और कोई अधिकारी एक आध थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने जब तिरछी नजर उनकी तरफ देखी तो वो बैकफुट पे आए और उन्होंने कहा जो हमने लिख दिया, हमें अपने अधिकार पता है, ये अब ये जो है ये अनवरत चलते रहेंगे। लेकिन उनकी बात और हमारी बात जो थी, उनकी बात अपनी सोच सकारात्मक दृष्टि से सही हो सकती थी, लेकिन क्योंकि जो हमारी पीड़ा थी वो हमें 2007 से करुणेश जोशी के उससे हमें लगा, और 2009 में माननीय खंडूरी जी ने जिस प्रकार से जो आदेश आया कि सबको नौकरी, वहां भी जो है बायस्ड होकर जो जज साहब बैठे थे, उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये इनको नौकरी किस हिसाब से मिल रही है, इन्होंने क्या किया, उनको हमें यहाँ तक कि हमें लफंडर की भूमिका में हमें बता दिया गया। उस शब्द को हमें हटाने के लिए भी 2-3 साल संघर्ष करना पड़ा हाई कोर्ट नैनीताल में, और तब जाके राज्य आंदोलनकारियों से वो शब्द हमारे हटा और बड़े सम्मान के साथ हम लोग उस शब्द को बचा पाए। अब जब हरीश रावत जी की सरकार आती है, क्योंकि विजय बहुगुणा जी ने हमारी बात नहीं मानी, क्योंकि उनके लॉ जो मिनिस्टर, वो जो लॉ उनके जो अधिवक्ता थे वो थे उनियाल जी, वो बड़े आसमान में देख के चलते थे, तो उन्होंने, हमने उनसे उम्मीदें भी नहीं रखी। लेकिन जब फिर हरीश रावत जी आए, हमने उनको भी जो बताया, फिर एक्ट बना, और एक्ट बना उसमें कुछ लघुने छूट गए थे, हमने फिर वो लघुने ठीक करवाए, और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक्ट गैरसैंण में पास हुआ और 6.5 साल तक जो है 5-6-7 साल जो है राजभवन में रहा। इसीलिए मैंने कल भी प्रतिक्रिया दी थी अपने मीडिया के बंधुओं को कि मैं इस प्रवर समिति या इस विधानसभा या इस सरकार से ये उम्मीद कर रहा हूं कि जो 6-7 साल जो हमारा एक्ट पिछली गवर्नमेंट का जो राज महिम के पास था, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो 9 दिन के जो नवरात्रे आ रहे हैं, इसमें जो 7 साल की जगह 7 दिन में महामहिम हस्ताक्षर करके दे दे, ताकि 9 नवंबर पे स्थापना दिवस पे हमारे को ये दिवाली का तोहफा हमें ये मिल जाए। और निश्चित रूप में सत्ता पक्ष विपक्ष हमारी तरफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर वही बात आ गई कि 645 पोस्टें परसों निकल चुकी हैं और अब फिर कैलेंडर तैयार है। जब वो निकल जाएगा तो मेरे लिए केवल और केवल ये 10% मुकुट का काम करेगा। बिल्कुल। केदार सिंह रावत जी, यहाँ पर जब राज्य आंदोलन हुआ था तो राज्य आंदोलनकारियों ने मिनट सेकंड नहीं लगाए थे अपनी जान की बाजी लगाने में, लेकिन जब उनके लिए कुछ करने की बारी आई तो कार्रवाई पे कार्रवाई हो रही है। अभी अब हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, उसके बाद राज्यपाल से वापस आ जाता है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अड़ंगे डाल रही है। आपको नहीं लगता कि जो टेक्निकलिटीज़ है उन पर काम करना चाहिए? संशोधन अलग बात है, लेकिन टेक्निकलिटीज़ पकड़ी गई हैं क्या, कि आखिर क्या वजह थी कि हाई कोर्ट से वापस आ गया या फिर राज्यपाल ने वापस भेज दिया? देखिए, निश्चित रूप से ये जो हाई कोर्ट से चैलेंज हुआ तो वो शासनादेश था, और शासनादेश को हाई कोर्ट जो है किसी भी टेक्निकल पॉइंट पे जो है वो विड्रॉ कर सकता है, निरस्त कर सकता है। इसीलिए उसकी आवश्यकता पड़ी कि इसको विधायिका से विधेयक बना करके कानून बनाया जाए, क्योंकि कानून जो है वो विधायिका द्वारा बनाया जाता है, जिसका परिपालन न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। अब सिर्फ अभी जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं उसमें अगर ये एक्ट बन जाता है, अध्यादेश का एक्ट बन जाता है,
तो एक्ट को सिर्फ इस आधार पे चैलेंज किया जा सकता है कि वो एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगर विरोध में, संविधान के विरोध में हो, तो संविधान के प्राविधानों के अगर विपरीत है कोई एक्ट, तो उसको ही जो है हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, उस पर ही हाई कोर्ट विचार कर सकती है। अगर संविधान के प्राविधानों के अनुरूप है कोई भी एक्ट, तो ये हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट की शक्तियों से बाहर है, क्योंकि वो कानून बन जाता है। वो उसका विधायिका का अधिकार है कानून बनाने का। तो उसमें सिर्फ टेक्निकलिटीज ये देखनी है प्रवर समिति ने कि कोई ऐसी टेक्निकलिटी न हो जो कि संविधान के विपरीत हो, संविधान के विरुद्ध हो, संविधान के पैरेलल हो, जिसको कि न्यायपालिका में चैलेंज करके उसको निरस्त किया जा सके। लेकिन मैं समझता हूँ इसी बात पे जो है ये थोड़ा विलंब जो है प्रवर समिति में हो रहा है। जैसा कि मेरी सूचनाएं आई हैं, क्योंकि आदरणीय प्रदीप कुकरेती जी ने कहा था कि 9 नवंबर हमारा राज्य स्थापना दिवस है और हम सब लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं अपने राज्य से और राज्य के आंदोलनकारियों के हित से, क्योंकि हम सब भी आंदोलनकारी रहे हैं। और अभी आदरणीय मनोज रावत जी कह रहे थे, निश्चित रूप से नारायण दत्त तिवारी जी जो हैं वो प्रथम निर्वाचित सरकार के हमारे मुखिया रहे हैं और नारायण दत्त तिवारी एक बहुत ऊंची सोच के व्यक्ति थे। उनके कद का जो है राजनेता वो बड़ी ऊंची सोच रखते थे और उन्होंने उस समय किया आंदोलनकारियों के लिए। और मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे साथ के जो आंदोलनकारी हैं वो उसी समय जो है नौकरियों पे लगे। जिन लोगों की उम्र थी वो नौकरियों पे लगे और जो उम्र से बाहर हो गए थे उनको पेंशन मिल रही है अभी भी, और बढ़ी भी है बीच में पेंशन और भी बढ़ी है। तो ऐसा नहीं है राज्य आंदोलनकारियों को नौकरियां लगी हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर तत्काल ही जो है इस पे निर्णय नहीं होता है तो जो जल्दी ही भर्तियां होने जा रही हैं उसमें कुछ लोग सम्मिलित होने से वंचित रह जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आगे भी जो है भर्तियां, ये तो रिक्तियां निकलती रहती हैं। प्रमोशन के जो है वो क्या नाम, उसके रिटायरमेंट भी होता रहता है, पद भी खाली होते रहते हैं, तो भर्तियां भी आती रहेंगी। लेकिन निश्चित रूप से उनकी उम्र का जो है वो तकाजा रहता है। तो उम्र में रिलैक्सेशन देना किसी भर्ती के लिए वो सरकार का काम है और वो शासनादेश के माध्यम से भी रिलैक्सेशन किया जा सकता है। लेकिन हमारी मंशा, हम कोई भी सरकार हो, इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हमारी मंशा, हम सरकार की मंशा वो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के हित को सुरक्षित करने के लिए होनी चाहिए। अच्छा सर, छोटा सा सवाल आपसे मेरा ये है, क्योंकि आप लॉ बैकग्राउंड के हैं और आपने कहा कि अगर ये चैलेंज होगा तो सिर्फ ऑन ग्राउंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्टेंस की, उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कुछ चीज़ गलत ना हो। आपको ऐसा क्या लगता है, कौन सा ऐसा क्लॉज या पॉइंट ऐसा हो सकता है उस ड्राफ्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑन ग्राउंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज किया जा सकता है? नहीं, देखिए उन्हीं बिंदुओं पे जो है प्रवर समिति में भी जो विचार विमर्श हो रहा है। और ये जो अभी बात आई कि सब उसमें आश्रितों में जो है वो विधवा पुत्री को भी जो है सम्मिलित कर दिया जाना चाहिए। तो शासनादेश में समझता हूँ, शासनादेश तो बहुत इजी होता है चैलेंज करने के लिए, वो कोई कानून नहीं होता है। तो उसको जो है वो किया, और अगर वो कानून के माध्यम से, अध्यादेश के माध्यम से वो जो है कानून बन जाता है तो निश्चित रूप से वो भी एक पार्ट एंड पार्सल होगा इस कानून का। तो इसी तरह के जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनको कानूनी रूप दे दिया जाए, क्योंकि उसको हम शासनादेश का वो उसमें न रहे इंतजार में, क्योंकि शासनादेश को तो कभी भी कोई भी जो है न्यायपालिका में जाके चैलेंज कर देता है। छोटी मोटी बात पे जो है न्यायपालिका भी अपने अपने दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या कर देती है। लेकिन अगर वो कानून बन जाता है, और वो कानून जो है क्योंकि कानून जो है वो संविधान के तहत है, संविधान के किसी भी, मैं समझता हूँ कि ये आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण है या किसी को आश्रित को कौन कौन से आश्रित जो है उसमें सम्मिलित किए जाएं, ये कोई भी बातें जो है वो संविधान के विपरीत नहीं है। संविधान के दायरे में रह करके ही वो कानून बनेगा, तो वो जल्दी से चैलेंज होने वाला नहीं है। अब ये बात जरूर है कि अभी
9 नवंबर के लिए अभी काफ़ी समय है। मैं समझता हूँ 1 महीने के आसपास का समय है। तो अगर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी चाहें, प्रवर समिति के हमारे लोग चाहें, तो प्रवर समिति तो इसको अभी एक आध हफ्ते के अंदर ही डिसाइड करके विधानसभा अध्यक्ष जी को दे सकती हैं, और वो विशेष सत्र आहूत करके, क्योंकि अभी जो रेगुलर जो सत्र आहूत होगा सदन का, वो तो शीतकालीन सत्र जो है दिसंबर में लगभग होता है, लेकिन विशेष सत्र आहूत जो है किया जा सकता है, और वो 9 नवंबर से पहले उसको एक्ट का रूप दे करके, और राज्यपाल जी की भी जो है उसमें एसेंट ली जा सकती है। तो एक ये तोहफा होगा। मैं समझता हूँ कि एक जो डेडलाइन है हमारी राज्य स्थापना दिवस की 9 नवंबर की, वो एक बहुत ही बढ़िया मौका होगा इस तरह के कानून को हम अगर उत्तराखंड आंदोलनकारियों की सेवा में ये सरकार जो है प्रस्तुत करती है, तो उससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। मनोज रावत जी, हम यहाँ पर कह रहे हैं टेक्निकलिटीज पहली बार नहीं आई हैं, बार बार आपकी सरकारों में भी एफर्ट्स किए गए थे। एनडी तिवारी के टाइम पे काम हुआ था, वो अलग बात है, आगे की सरकारों ने उस पर एफर्ट्स किए थे, लेकिन मैच्योर नहीं हो पाया। जो अब प्रवर समिति की बैठक हो रही है, क्या इससे पहले नहीं हो सकती थी? क्या इससे पहले ये फास्ट नहीं हो सकता था कि जो टेक्निकलिटीज उस पर काम करने के लिए प्रवर समिति बनाई जा सके? देखिए, जो जब बिल विधानसभा में आता है, तो उस बिल को ही, अगर उस बिल पर व्यापक चर्चा की ज़रूरत है, विधानसभा इस पर सहमत हो जाती है कि इस बिल पर व्यापक चर्चा की ज़रूरत है, तो उसी बिल को प्रवर समिति को भेजा जाता है, और उसके लिए भी वोटिंग होती है, उसका प्रोसीजर है विधानसभा के अंदर। ये देखिए, ये प्रश्न तब आया कि जब बिल तो पेश हो। देखिए, बिल आपका 15 में, इस पर बिल 15 में आया था माननीय हरीश रावत जी की सरकार में, और उसको पास करके माननीय महामहिम राज्यपाल को भेज दिया गया था। ये प्रवर समिति से भी जब रिकमेंडेशन के साथ विधानसभा में आएगा, तो ये पास होकर के फिर जाएगा महामहिम के पास बिल। तो ये प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी थी 15 में। अब उस बिल में अगर कोई कमी थी, महामहिम या तो उसको वापस लौटाते जी, कमियों के साथ लिख करके, फिर विधानसभा में आता, लेकिन महामहिम ने उसको होल्ड कर दिया था। एक प्रक्रिया है, संविधान की एक प्रक्रिया है कि आप बिल को अपने पास रख सकते हैं, महामहिम राज्यपाल या महामहिम राष्ट्रपति। तो महामहिम राज्यपाल ने रखा था, और सरकारों ने फिर प्रयत्न नहीं किया जो 6 साल में होना चाहिए था। अभी भी उस बिल को वापस मंगाया गया। देखिए, सबसे बड़ी टेक्निकलिटीज़ की अगर आप बात कर रही हैं, तो पहले उस बिल को वापस मंगाया गया, फिर नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ। इस बीच 3 बिल जो हैं, प्राइवेट मेंबर बिल भी आए हैं। हालांकि प्राइवेट मेंबर बिल का पास होना बहुत मुश्किल होता है, सदन तो संख्या बल पर चलता है। अब आप टेक्निकलिटीज़ की बात कर रहे हैं, आदरणीय भाई साहब रावत जी ने आपको साफ साफ समझा दिया गया। देखिए, ये राज्य यानी सरकार अपने लोगों के हित में कोई भी कानून बना सकती है, संविधान उसको पूरी ताकत देता है। लेकिन संविधान के प्राविधान, अभी आदरणीय रावत जी ने, जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने संवैधानिक कुछ हमारे प्राविधानों का जिक्र किया कि संविधान में ये भी उल्लेखित है कि किन किन मामलों में आरक्षण मिलना चाहिए। अब उसके बाद आप कह रहे हैं साहब कोर्ट केसेज हुए हैं, यहीं पे कोर्ट केसेज हुए हैं। हमारा जो ये न केवल इसका जियो टर्न डाउन हुआ राज्य आंदोलनकारियों का, बल्कि महिला आंदोलनकारियों का भी, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन वाला भी एक बार हाई कोर्ट ने उसको टर्न डाउन किया है। और सुप्रीम कोर्ट में कई इस पर निर्णय हैं बहुत। इसको अगर हम यहाँ पर अगर चर्चा करने लगे तो इसके लिए पूरा एक दिन लगेगा कि किस किस मामले में रिजर्वेशन को टर्न डाउन किया गया, किस में रखा गया, किस में आगे करा गया। तो वो सरकार के पास अपना कानून विदों की बहुत बड़ी फौज है, और सरकार छोटे छोटे मामले में लाखों, ये अभी मैं देख रहा था कि उपनल के बेचारे, जो उपनल वाले मामले में सरकार उनकी नौकरी हटाने के लिए लाखों रुपये वकीलों को फीस दे रही है। तो संविधान विदों को सरकार हायर करे, और इन सब कौन कौन सी परेशानी आ सकती है। देखिए, मुझे जो सबसे बड़ी समस्या इसमें जो लग रही है, जिन लोगों की नौकरियां लगी हैं और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जिनकी नौकरियां अवैध, असंवैधानिक घोषित कर दी गई हैं, उसको आपको देखिए सबसे पहले आपका कानून पास भी हो जाएगा, तो इस कानून को आपको रेट्रोस्पेक्टिव लाना पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पूर्व से लागू होने वाला। जिस दिन ये कानून पास होगा, उस कानून में ये शर्त भी रखी जाएगी कि ये कानून इस स्थिति से, जिस स्थिति से पहला हमारा राज्य आंदोलनकारी नौकरी पर लगा होगा, वरना उन बेचारों की नौकरियां जो
कुछ लोग 1000 कह रहे हैं, कुछ लोग 1700 कह रहे हैं, मुझे मैं संख्या बल पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक भी व्यक्ति के साथ अहित होता है तो उनकी नौकरी बचाने के लिए, देखिए आज भी उनके सर पर तलवार लटकी हुई है, उनकी चिंता करनी चाहिए। तो इस कानून को कैसे रेट्रोस्पेक्टिव बनाया जाए, पूर्ववर्ती, मतलब जब जो तिथि लिखी जाए उसमें कि साहब इतने 2004 से ये कानून लागू माना जाए, उसके लिए और संविधान के जो प्राविधान है हमारे आरक्षण से संबंधित, माननीय सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के इस विषय पर निर्णय हैं, उनकी गहन व्याख्या करने के लिए मैं तो सरकार को, मतलब आप लोगों के माध्यम से ये सलाह दूंगा कि किसी न किसी संविधानवेत्ता को ये हायर करें और एक अच्छी टीम बना करके तभी प्रवर समिति इसको रिपोर्ट को सदन को वापस करें। बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी, जब हम कहते हैं कि यहाँ पर बिल बनना चाहिए, आपने वो पॉइंट्स पढ़े होंगे जिसमें जो पहले बनाए गए थे जिन पे अब संशोधन किया जा रहा है, आपको क्या लगता है ये जो डिस्कशन इतना ज़्यादा हो रहा है, इतनी टेक्निकलिटी आपके लिहाज से क्या है? इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटी जो पेच फंसते जा रहे हैं बार बार, कभी राज्यपाल से वापस आ जाता है, कभी हाईकोर्ट स्टे लगा देता है। सरकार कितना सीरियस है इस विषय को लेकर मैं बताता हूँ आपको। 7 सितंबर को समिति का गठन होता है, ठीक है, 15 दिन का समय होता है। पहली बैठक जिसमें कोई निर्णय नहीं निकल पाता, 15 दिन की अवधि समाप्त हो जाती है। फिर 1 माह के लिए समिति का फिर बढ़ा दिया जाता है, उसमें भी पहली बैठक में कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार, कोई निर्णय नहीं। कहने का मतलब है ये हीला हवाली क्यों? फिर दूसरी बात, उत्तराखंड सरकार इतनी गरीब नहीं है कि उनके पास विधायक नहीं है। जम्बो जेट इनके जो वकील हैं वो हाई कोर्ट में बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपए के वकील इन्होंने रखे हुए हैं। जहां सरकार को लाभ लेना है तुरंत काम, मगर जहां जनता को या राज्य आंदोलनकारियों को लाभ देना है वहां फिर ये हीला हवाली क्यों? मेरा ये कहना है कि प्रवर समिति को अगर भेज भी दिया किसी कारणवश, मैं पूछना चाहता हूं जब ये सदन में बिल पास हुआ तो क्या उस समय पर जो सचिव स्तर के लोग हैं उन लोगों ने नहीं समझाया इन्हें? कोई कमी है तो? जब सरकार का मुखिया टीवी चैनलों में भाषणों में कहे कि हमने राज्य आंदोलनकारियों का क्षैतिज आरक्षण पास कर दिया, तो फिर अब ये प्रवर समिति क्यों? ये चीज समझने की जरूरत है। जब देना नहीं तो कभी राज्यपाल, कभी प्रवर समिति, कभी कोई और बहाना। ये जो तरीका है इससे साफ पता चलता है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां ये बात अच्छी तरीके से समझती हैं कि जो मांग कर रहे हैं ये आधे आधे तो हमारे हैं। अगर हम इनकी मांग नहीं भी मानेंगे, इन्होंने हमारा पल्लू तो छोड़ना नहीं है, जो दिख भी रहा है। मैं पिछले 17-18 सालों से देख रहा हूं, इन्हीं की हम सरकार बना रहे, इन्हीं से हम शोषित हो रहे और इन्हीं से उम्मीद कर रहे। और हर बार शहीद स्थल पर आकर यही लोग बोलते हैं उत्तराखंड के शहीदों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बना है, हम जरूर बनाएंगे। समझ में नहीं आता वो बनाएगा कौन? और मजे की बात है हम ही ताली बजाते हैं, हम ही इनसे उम्मीद कर रहे हैं। परिणाम आपके सामने है कि राज्य को बने 23 साल हो गए, 13 साल भाजपा की सरकार, 10 साल कांग्रेस की सरकार। और राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगाकर इस राज्य में अपने नौनियाल बच्चों के भविष्य के लिए उत्तराखंड में संघर्ष किया, राज्य बनाया, सबसे ज्यादा पीड़ित, सबसे ज्यादा शोषित वही समाज है जिन्होंने उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ी। मैं आज इतना व्यथित हूं, आज मैं मसूरी गया हूं दिव्या, हालांकि लीक से हटकर है, मगर बात यही है सैफन कोर्ट में मूल निवासी घर उजाड़ दिए मसूरी में। कारण क्योंकि गुजरात के एक कंपनी को ठेका देने का था कि वो वहां पर जो है रोपवे बनाएगा, सैफन कोर्ट के 80 परिवार बर्बाद कर दिए। आज जॉर्ज एवरेस्ट में एक कंपनी को ठेका दे दिया, मंत्री उसमें संलिप्त है, पर्यटन, और उसने ठेकेदार ने तुरंत पूरी बाउंड्री कर दी, मसूरी के आदमी यहां आएंगे नहीं। पुलिस मार मार के भगा रही, और जो बेचारा वहां जा भी रहा है 200 रुपए टिकट। मतलब मेरा घर, मेरा राज्य, मेरा गांव, और मैं 200 रुपए दूंगा तब अपने गांव जाऊंगा, नहीं तो पुलिस मार के आपको भगाएगी। ये हालात उस राज्य के कर दिए जिस राज्य ने हर हफ्ते अपना
गर्दन देश को देकर शहीद होते हैं इस देश की सेवा में करते करते। बिल्कुल। उस राज्य के मूल निवासियों का यह हाल कर दिया। और उससे बड़ी बात मैं बता रहा हूं, जिला अधिकारी एक आईएएस है, वो आज बैठक में था, मैं भी था सामने। पर्यटन अधिकारी उसको जुमले सुना रहा, वो जुमले में कह रहा आप सही कह रहे हो। मैंने जब कहा एसडीएम को, महोदय आप ये बताइए, आप मेरा मौलिक अधिकार सड़कों पे चलने का रोक दोगे? उसने कहा जियो में लिखा है। मैं कह रहा हूं रुक जाएंगे। आप समझ सकती हो, जब इतनी ताकतवर सरकारें जो गर्दन काटने के बावजूद भी हम उनकी बातों पे फंस रहे, तो भाई जिन्होंने राज्य आंदोलन में अपना सब कुछ लुटाया, राज्य बनाया, और फिर भी वो इनके जुमलों में फंसे हुए, तो समझ सकते हो सत्ता पूंजीपतियों के हाथ में, तराजू वालों के हाथ में इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब वो राज्य आंदोलनकारियों को कभी परवर समिति, कभी कोई बहाना बनाकर घुमा रहे हैं और हम घूम रहे हैं। मेरा ये कहना है कि यदि नवंबर से पहले सरकार इस पर ठोस निर्णय लेती है तो हम स्वागत करेंगे। यदि सरकार इसी तरीके से चुनाव तक घुमाने की बात करेगी तो ये मान लीजिए कि इसमें गलत सरकार नहीं है, हम गलत हैं, क्योंकि हम इनके जुमलों में, भाषणों में, आश्वासनों में इन्हें थरप रहे हैं, कर्ज में डूब रहे हैं, बच्चों के अधिकार छीन रहे हैं, बाहर वाले पनप रहे हैं। ये प्रवृत्ति राष्ट्रीय पार्टियों का हमारे को गुलाम बनाने में लगी है। ऐसा ना हो, इसलिए नवंबर से पहले राज्य आंदोलनकारियों का हित बहाल करे, वरना फिर हम मानेंगे कि ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी अपने चरित्र में उतर गई है और उत्तराखंड का भला नहीं कर सकते। जी जय सिंह रावत जी, जब हम बात करते हैं प्रवर समिति की बैठकों के बारे में तो कुछ साफ होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि डिटेल्स अभी बाहर नहीं आई हैं। लेकिन एक बात जो प्रेमचंद अग्रवाल ने कही कि व्यवहारिक और न्यायिक प्रक्रिया का ख्याल रखा जाएगा, तो क्या ये मान लिया जाए कि इससे पहले जो विधेयक बने थे वो व्यवहारिक नहीं थे, न्यायिक प्रक्रिया के तहत नहीं थे, जो अब इसका पालन करना सुनिश्चित किया जा रहा है? बहुत सही सवाल है। रद्द हुए तो रद्द हुए थे, और एक्ट बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई तो वो वरिष्ठ रावती के जमाने में हुई थी, जिसकी बात अभी एक्ट में वो 6-7 साल तक लंबित पड़ा हुआ था। यहाँ एक और बात आ रही है कि जो 300 लड़कियां ऐसी हैं जिनका सिलेक्शन हो रखा है, इस कोटा के तहत हो रखा है, सिलेक्शन हो रखा है, लेकिन अब लटक गया है। अब क्या होगा? दूसरा और कई मतलब 1500-1600 1700 जितने भी होंगे लड़के जिनको नौकरियां मिली हुई है, उनके सिर पर तलवार लटकी हुई है, न जाने क्या अनिश्चित होगा। क्योंकि विधानसभा में लोगों के साथ हो चुका है वो बार, क्योंकि वही परिस्थितियां थी। कुछ लोगों को तो इन्होंने रेगुलर किया, बाकी लोगों को नहीं किया। वही जो ना समानता का अधिकार तो संविधान में जो है वहां भी उसका वायलेशन हुआ है। यहाँ अभी मनोज रावती ने बड़ा वैलिड बात कही है कि वो जो टेक्निकल बात है ये तो विधानसभा पास कर लेगी, इसमें निश्चित कर लेगी तो कर लेगी, लेकिन विधानसभा को भी जो विदिन जो उनको अधिकार है उसी के तहत तो पास कर सकते हैं। अगर हो सकता है न हो, जैसे 2010 में हुआ खारिज हुआ, 2018 में खारिज हुआ, उन परिस्थितियों को देखना पड़ेगा। और उनको देखने के बेहतर होता कि ये कोई संविधान विशेषज्ञों को हायर करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर दिक्कत आती है, इसमें दिक्कत आती है तो हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है कि वहां क्लास 3 की जो तृतीय श्रेणी की जो नौकरियां हैं वो कुल राज्य के लोगों के लिए रिजर्व है। उत्तराखंड में ये व्यवस्था नहीं है। लोग बोलते तो हैं, लेकिन ऐसा कोई कानून उत्तराखंड में नहीं है कि तृतीय श्रेणी की जो नौकरियां हैं, समूह ग की जो नौकरियां हैं, केवल घ के लिए, कि केवल उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए, उत्तराखंड के निवासियों के लिए होंगे। यहाँ तो मूल निवास भी अभी चल रहा है। तो क्या हुआ था, परमार साहब ने जैसे जमीन का कानून बनाया वहां का, वैसा इसका भी बनाया था उन्होंने कि हिमाचल से आउटसाइडर के जितने लोग हैं उनको तृतीय श्रेणी की नौकरियों में उनको शामिल न किया जाए। केवल स्टेट के लिए वो रिजर्व हो गई थी। इसके लिए क्या किया, विधानसभा ने केवल एक रेजोल्यूशन पास किया और क्या कहते हैं राष्ट्रपति को भेजा कि आर्टिकल 16 के का सेक्शन 4 का सब सेक्शन 1 के तहत प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कर दिया जाए और हिमाचल के जो मूल निवासी हैं उनके लिए तृतीय श्रेणियां की नौकरियां आरक्षित की जाए। और हिमाचल में आरक्षित है।
आप क्लास 2 क्लास 1 की नौकरियों पे हिमाचल में जा सकते हैं, लेकिन क्लास 3 की नौकरियां केवल हिमाचल के लोगों के लिए। जी। तो विजन चाहिए, नेताओं का विजन चाहिए, जो हमारे रहनुमा है इस तरह से काम हो। तो अभी जमीन का मामला क्या समझो, और भाषणबाजियों में इधर उधर ही चल रहा हो। तो इसी तरह अगर इस कानून में कोई टेक्निकल दिक्कत आती है तो मेरे ख्याल से ये विधानसभा रिजोल्यूशन पास करके, या इसी को, अगर आपको याद होगा खनूरी जी के जमाने में जब वो बना था, उसका लोकायुक्त एक्ट पास किया था, बिल पास किया था, तो वो राष्ट्रपति को भेजा गया था। इसलिए भेजा गया था, उसमें कई प्रोविजन ऐसे थे कि जो राज्य सरकार के, विधानसभा के उससे बाहर के थे। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति ने, चाहे जब भी था, वो पास करके भेज दिया। इस समय तो आप कहते हैं भाई हम डबल इंजन की सरकार है, तो ये तो आसानी से हो सकता है। अगर उसमें कोई खामियां आती है तो आप भेजो, राष्ट्रपति को भेजो। राष्ट्रपति का मतलब गृह मंत्रालय को जाएगा, गृह मंत्रालय लॉ डिपार्टमेंट को देखेगा, और अल्टीमेटली राष्ट्रपति अनुमति दे देते उसमें, क्योंकि दोनों डबल इंजन का यही मतलब तो है। उस समय क्या हुआ था, वाजपेयी जी की सरकार ने तो खनूरी जी का दे तो दिया था, उसमें भी कई ऐसे क्लॉज थे कि जो लगता था ये संविधान के विपरीत जा रहा है, लेकिन वो राष्ट्रपति ने उसमें अनुमति देती थी। अगर दिक्कत पड़ती तो ये भी करना चाहिए। जहां तक सवाल नवंबर का, तो मुझे लगता है नवंबर तक तो किसी स्थिति बन नहीं रही है, क्योंकि दिसंबर में तो आपका उसका शीतकालीन सत्र लागू होगा। जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा, उसमें पास होगा, फिर देखते हैं उसमें क्या कहते हैं। अगर राज्यपाल तक की बात सीमित है तो उसके बाद होगा, जनवरी फरवरी तक कानून बन के आएगा, अगर किसी ने चैलेंज नहीं किया तो। ये स्थितियां हैं। तो बहुत, अगर सरकार की इच्छा है ना, और अपोजिशन सपोर्ट कर रहा है, तो मिलके कुछ ऐसा है कि ताकि जल्दी से जल्दी ये मामला हो जाए और उसमें कोई लैकुना न रहे। टेक्निकली कोई ऐसी बात ना हो जो कोई अदालत में उसको चैलेंज। बिल्कुल, मेरे पास समय की कमी है, मैं बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सबसे लूंगी, और कुकरेती जी आपसे शुरुआत करूंगी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सभी। मैं केवल शॉर्ट में इतना कहना चाहता हूं कि ये उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच का है, जो प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते मैं आपसे पुनः आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि पहले तो ये जल्दी से जल्दी सब निस्तारण हो जाएगा, क्योंकि विशेष सत्र जो है इस नवरात्र के टाइम पे बुलाया जा सकता है, और महामहिम से जो है साइन करने में इतना टाइम लगता है। बाकी के जैसे जो व्यक्तिगत रूप से लोग अपने यूनिवर्सिटी के बिल साइन करा के वहां से लाते हैं, अगर ये नहीं होता है तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच फिर वर्तमान सरकार से 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए कुछ नहीं कहेगा, और अगर इसमें कुछ हमारे हीरा हलावी हुई तो वो आगे की रणनीति फिर होगी, और हम दोबारा इसके लिए कभी नहीं कहेंगे। दूसरी बात, मैं आपको जल्द से ये बता दूं कि इसमें जो है, जो इतना जो समय लगा वो लीगल वालों में, और जो बिल्कुल सबकी जो शंकाएं हैं वो लीगल में, शैलेश बगोली जी और लीगल दोनों इसमें लगे हुए हैं। अगर अब की बार भी इसमें कोई झोल निकला तो इसका मतलब जो है उत्तराखंड की जो है विधानसभा पे, ब्यूरोक्रेसी पे और स्वयं सरकार के उस पर प्रश्न चिन्ह उठ सकता है, और मैं नहीं समझ सकता कि कोई अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगवाना चाहेगा। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर, समय की कमी है मेरे पास। उम्मीद करते हैं सरकार को सद्बुद्धि आए और राज्य के आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण तुरंत लागू करे, ताकि जनता को न्याय मिले। इन्होंने राज्य के लिए सब कुछ किया है, मगर लगता नहीं है लोकायुक्त कानून जिस तरीके से ठंडे बस्ते में डाला है, कहीं ये छलावा उत्तराखंड के साथ ना हो, इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल, मनोज रावत जी, फाइनल कमेंट। देखिए, जैसे कुकरेती साहब कह रहे हैं कि बहुत मेहनत से बनाया है और अधिकारियों का नाम भी ले रहे हैं, तो मैंने वो बिल देखा है, वो बिल कॉपी पेस्ट था अनुपमा रावत का जो प्राइवेट मेंबर बिल है। कुकरेती साहब, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप कहिए, वो जो मूल बिल जो पेश हुआ है इस बार विधानसभा में, विधानसभा उन्होंने वो कर दी थी ताकि मैडम का बिल ना आ पाए। हाँ, लेकिन वो जब देखिए प्राइवेट मेंबर का बिल आपने कॉपी पेस्ट किया, तो उसमें क्यों आप इतना अधिकारियों को श्रेय दे रहे हैं कि साहब वो साहब बैठे थे, ये साहब बैठे थे। देखिए 6.5 साल बाद राज्यपाल के यहाँ से वो बिल वापस आया, तो बिल को कैबिनेट में लाने से पहले उस पर होमवर्क होना था। जो हम बार बार कह रहे हैं कि संविधान विदों को पहले बुला करके, और इतना आप तय समझिएगा कि किसी भी ब्यूरो के नौकरशाह कानून इतना नहीं जानता, इसके लिए संविधान विशेषज्ञ होते हैं जो जानते हैं कि संविधान के प्राविधानों के विपरीत प्राविधान
हमारे कानून में ना आए। तो ये सरकार को ये एक्सरसाइज पहले करनी चाहिए थी, लेकिन हम चलो ये आशा कर रहे हैं देर में भी आए लेकिन दुरुस्त आए, और आकर के हम राज्य आंदोलनकारियों के हित में हम चाहते हैं कि ये बिल पास हो और वो जो पुराने वाले जिनकी नौकरियों पर संकट हो उनका संकट भी दूर हो। ठीक है, केदार सिंह रावत जी बहुत शॉर्ट में से फाइनल। देखिए, बिल्कुल दो बिंदु जो हैं आदरणीय मनोज रावत जी ने बिल्कुल सही कहा कि एक तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो एक्ट बने वो पश्चातगामी प्रभाव से हो, यानी कि जो नौकरियां 2004 में पा चुके हैं और कर रहे हैं, अभी भी मेरे साथी भी कई हैं जो कर रहे हैं नौकरी, तो उनकी नौकरियों पे कोई उसका असर न हो, तो रेट्रोस्पेक्टिवली जो है उसका इफेक्ट हो एक्ट का। और दूसर में जो ये संवैधानिक बात जो आई है, मैं समझता हूँ इसे तो राज्य सरकार को पूरा अधिकार है संवैधानिक भी कि वो अपने राज्य के किन वर्गों के लिए, किन समुदायों के लिए जो है वो आरक्षण का व्यवस्था कर सकती है, तो वो है उसमें, और राज्य की नौकरियों के लिए। और अगर उसमें सेंट्रल सर्विसेज वगैरह का है तो तब वो सेंटर का मामला बनता है। लेकिन फिर भी प्रवर समिति के बाद जब ये विधानसभा अध्यक्ष जी को जाए तो वो विधानसभा अध्यक्ष जी इसमें संविधान विशेषज्ञों की राय त्वरित रूप से लेकर के उसको तभी सदन के पटल पे जो है उसको प्रस्तुत करने के लिए करें, तो ताकि संवैधानिक जो झोल हो वो भी दूर हो जाए, और ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है ये बहुत ज़रूरी है, ये भी उसमें हो। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि ये सरकार की मंशा, जैसे धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी मंशा लग रही है कि वो करने के उसमें हैं, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि राज्य स्थापना दिवस तक जो है इसका सकारात्मक परिणाम आ जाए। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की आंदोलनकारी और आरक्षण, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत समय से जो है चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्रवर समिति की बैठकें हो रही हैं, एक फाइनल बैठक की बात की जा रही है, लेकिन इस डिबेट के माध्यम से बहुत सारे ऐसे सजेशन सामने आए हैं जो ध्यान में रखने जरूरी है, ताकि आगे कोई और पेच फंसे ना, और जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि 9 नवंबर जो राज्य स्थापना दिवस है उस दिन तक ये एक्ट बन जाए और ये समर्पित हो जाए उन राज्य आंदोलनकारियों को जिन्होंने इस प्रदेश के बनने के लिए अपनी शहादतें दी हैं। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7।